नमस्ते दोस्तों। देश को दहला देने वाली सबसे बड़ी सनसनीखेज निठारी हत्याकांड तो अब सब में से कई लोगों के दिलो दिमाग में बसा होगा। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि 29 दिसंबर 2006 को निठारी के सेक्टर 31 में स्थित एक बंगले के पीछे बने नाले से एक एक कर 19 बच्चों के नरकंकाल बरामद हुए थे। इस केस के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली ने अपने बयान में ये तक कबूल किया था कि उसने बच्चों को बस मारा ही नहीं बल्कि उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े करके कुकर में पकाकर खा गया था। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में मतलब किचन में बनाया था। इस केस के अंतर्गत सेशंस कोर्ट के द्वारा सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को 16 बच्चों की हत्या करने के लिए फांसी की सजा तय की गई थी। मगर पूरे 18 साल बाद आज ये केस फिर से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल 16 अक्टूबर 2023 को इस केस के दोनों आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है और उनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया गया है। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया। बंगला नंबर D5 ये वही बंगला है जहां उन सभी बच्चों की चीखें कैद हैं। साल 2001 में इस बंगले को मोनिंदर सिंह पंडेर नाम के एक बिजनेसमैन के द्वारा खरीदा जाता है। पहले तो मोनिंदर सिंह अपने परिवार के साथ इस बंगले में रहा करता था, मगर 2004 में इसका पूरा परिवार पंजाब शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद मोनिंदर सिंह अब बंगले में अकेला हो चुका था। बात करें सुरेंद्र कोहली की तो वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक गांव में रहा करता था। वो साल 2000 में काम की तलाश में दिल्ली आता है। पहले तो वो दिल्ली में एक ब्रिगेडियर के घर खाना बनाने का काम करता है। बताते हैं कि सुरेंद्र कोहली बहुत ही अच्छा खाना बनाया करता था, जिसके बाद साल 2003 में ब्रिगेडियर साहब सुरेंद्र कोहली की तारीफ करते हुए उसकी मुलाकात मोनिंदर सिंह पंडेर से करवाते हैं। जिसके बाद अगले ही साल 2004 में मोनिंदर सिंह पंडेर के कहने पे सुरेंद्र कोहली उसके घर आ जाता है और वहां खाना बनाने का काम करने लग जाता है। बड़ा बिजनेसमैन होने के कारण मोनिंदर सिंह पंडेर के शौक भी काफी बड़े थे। सुरेंद्र कोहली को अपने घर लाने के बाद मोनिंदर सिंह पंडेर आए दिन सेक्स वर्कर्स को अपने घर लाया करता था। उसने सुरेंद्र कोहली को बस खाना बनाने तक ही सीमित नहीं रखा था, बल्कि वो अगले दिन आने वाली सेक्स वर्कर की मैनेजमेंट का काम दे चुका था, ताकि मोनिंदर सिंह की अय्याशी में कोई भी रुकावट ना आ सके। मोनिंदर सिंह अपने बंगले में खाता पीता, अय्याशी करता और सुरेंद्र कोहली अपना काम खत्म करने के बाद उसे छुप छुप कर देखा करता था। वो काफी लंबे समय तक मोनिंदर सिंह को अय्याशी करते देखता रहा, जिसके कारण धीरे धीरे वो नेक्रोफिलिया नाम के एक दिमागी बीमारी से ग्रसित होने लगा था। आप लोगों में से कई लोगों ने इस दिमागी बीमारी का नाम पहली बार सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी इंसान नेक्रोफिलिया से ग्रसित होता है उसके अंदर जिंदा ही नहीं बल्कि मरे हुए लोगों के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की फीलिंग बढ़ने लगती है और वो इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद से पार हो सकता है। अब सुरेंद्र अपनी वासना की भूख मिटाने के लिए बच्चों को शिकार बनाना शुरू करता है। सुरेंद्र टॉफी और चॉकलेट देने के बहाने बड़े ही शातिर तरीके से बच्चों को अपने बंगले के अंदर लेकर के आता है। बच्चों को बंगले के अंदर लाने के बाद वो उनसे थोड़ा घुलता मिलता है, उनसे बात करता है और देखते ही देखते वो अपनी हैवानियत का पर्दा उठाता है, जिसके बाद वो बच्चों के साथ रेप करता है और मन भर जाने के बाद उनका गला दबाकर मार डालता है। वो बस यहीं तक सीमित नहीं रहता बल्कि उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े करता है। कुछ टुकड़ों को वो कुकर में पकाकर खाता है और कुछ टुकड़ों को वो बंगले के पीछे नाली में फेंक कर आ जाता है। सुरेंद्र कोहली ने इस खौफनाक सिलसिले को 1.5 साल से ऊपर तक जारी रखा था। वो आए दिन ही बच्चों पर नजर रखता था और देखता था कि कौन बच्चे अकेले हैं। वो बच्चों को अपने बंगले में लाने से पहले उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता था और वो प्लान करता था कि दिन का कौन सा ऐसा समय सही होगा कि बच्चों को बंगले के अंदर लाया जा सके और कोई उस पर नजर भी न डाले। वो बच्चों को बहलाने फुसलाने में इतना ज्यादा शातिर था कि पलक झपकते ही खेल रहे बच्चों को अपने बंगले के अंदर ले लेता था और बंगले के अंदर वो उनके साथ क्या बर्बरता करता था वो तो आप सबको पता ही है। लोगों का कहना यह था कि बंगले के सामने से बच्चे गायब तो हो रहे थे, मगर बंगले के पास ही एक पानी की टंकी भी मौजूद थी। लोगों का मानना था कि उस टंकी के ऊपर चुड़ैल रहती है और वो लगातार अकेले बच्चों को देखकर उनको अपना शिकार बनाती है। और इसी अंधविश्वास के कारण कोई भी परिजन ठोस कदम नहीं उठा रहे थे और उसी बंगले के पास से लगातार बच्चे गायब ही होते जा रहे थे। आखिरकार इस हत्याकांड से जुड़ी पहली केस
8 फरवरी 2005 को दर्ज की जाती है, जब रिम्पा हल्दर नाम की एक 14 साल की लड़की निठारी गांव से गायब हो गई थी। उसके परिजन इस घटना से जुड़ी सारी जानकारी देते हुए पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, मगर उनके कई प्रयासों के बाद भी ये केस धरा का धरा रह जाता है, मगर पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती। पुलिस का कहना था कि उनकी बेटी रिम्पा हल्दर किसी लड़के के साथ भाग गई है, मगर जांच के दौरान बाद में ये पता चलता है कि रिम्पा हल्दर भी उन सारे विक्टिम्स में से एक थी जिसके साथ रेप हुआ था और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिया गया था। अगले ही महीने 25 मार्च 2005 को क्रिकेट खेल रहे बच्चों के द्वारा पुलिस को ये सूचना दी जाती है कि निठारी के बंगला नंबर D5 के पीछे बने नाले से इंसानी हाथ बरामद की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो D5 बंगले में जाती है। कुछ देर के बाद पुलिस बंगले से बाहर आकर बच्चों और उनके परिजनों को सहानुभूति देते हुए कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हाथ किसी इंसान का नहीं बल्कि एक जानवर का है। और वो बच्चों को ये समझाती है कि नाले के पास न जाए, क्योंकि नाला बहुत बड़ा है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बच्चों को समझाते हुए पुलिस वाले देखते हैं कि बंगले के अंदर से 2 इंसान बाहर आ रहे हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि पैसों की मदद के बाद पुलिस कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है। हत्याकांड का खुलासा। नोएडा में काम कर रही 19 साल की एक लड़की पायल रोज ही निठारी गांव से होकर गुजरती थी। शाम के वक्त वो अपने घर भी उसी रास्ते से होकर ही जाती थी। 5 अक्टूबर को अपना काम खत्म करके पायल ऑटो से अपने घर की तरफ निकलती है और रास्ते में D5 बंगले के पास उसने ड्राइवर को अपनी गाड़ी रोकने को कहा। उसने ड्राइवर को कहा कि वो बस 5 मिनट में बाहर आ रही है, मगर 5 मिनट आधे घंटे में तब्दील हो जाती है, मगर पायल की कोई खबर नहीं मिलती। पायल ने ऑटो रिक्शा वाले को पैसे भी नहीं दिए थे, इसीलिए उसने बंगले के अंदर जाकर पायल के बारे में पूछना सही समझा, जिसके बाद अंदर जाकर उसकी मुलाकात सुरेंद्र कोहली से होती है। वो उससे पायल के बारे में पूछता है, मगर सुरेंद्र बताता है कि पायल काफी टाइम पहले ही यहाँ से जा चुकी है। मगर ये बात रिक्शे वाले को कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से बंगले के गेट के सामने ही खड़ा था, मगर उसने पायल को बाहर आते हुए नहीं देखा था। जिसके बाद ऑटो रिक्शा वाले ने पायल का घर का पता किया और उसके परिजनों को ये बताया कि पायल D5 बंगले के अंदर गई थी, मगर वहां से बाहर आई ही नहीं। पायल के पिता पुलिस स्टेशन में जाके अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिसके बाद पहली बार ये बंगला पायल केस के मामले में चर्चा में आता है। पायल के पास एक मोबाइल था और वही मोबाइल उसके लापता होने का एक अहम सुराग था। पुलिस उसके मोबाइल के कॉल डिटेल्स खंगालती है और उन्हें ये पता चलता है कि गायब होने से पहले पायल ने कई जगह पे बात किया था और इसका सीधा संबंध मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली के साथ जुड़ रहा था। इसके अलावा पुलिस के हाथ पायल की सैंडल भी मिलती है, जो कि बंगला नंबर D5 के जस्ट सामने गिरा हुआ था। पुलिस वालों ने जब D5 बंगले पर रेड मारी, तब सामने आई इन नरपिशाचों की खौफनाक हकीकत। हालांकि तब तक सुरेंद्र कोहली अपने गांव उत्तराखंड भाग चुका था, मगर पुलिस उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जाकर के सुरेंद्र को गिरफ्तार करती है। पुलिस वालों ने जब सख्ती से इन दोनों से पूछताछ की, तब इन्होंने बताया कि पायल भी एक सेक्स वर्कर थी और इन्हीं दोनों के द्वारा उसकी भी हत्या कर दी गई है। मगर ये तो बस एक केस था, ऐसे कई केस सबके सामने आने अभी बाकी थे। जब पायल की लाश की तलाश शुरू हुई तो नाले से उसके लाश के साथ साथ 40 और पैकेट बरामद हुए थे और उन पैकेट्स में सड़ी गली हालत में 19 नर कंकाल मौजूद थे। इनमें से 10 महिलाएं थी और 9 बच्चों के कंकाल थे। ये सारे नर कंकाल आसपास ही रह रहे लोगों के थे, जो पिछले कई सालों से लगातार गायब होते जा रहे थे। जिसके तुरंत बाद सीबीआई के द्वारा दोनों मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को हिरासत में ले लिया जाता है और पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ के दौरान चौंका देने वाली बातें सामने आती है, जिसमें सुरेंद्र कोहली ये बताता है कि नाले में फेंके गए सारे लाशों के साथ वो और उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर ने मिलकर उन सब का रेप किया था। वो बताता है कि टॉफी और चॉकलेट्स लेकर वो दिन भर अपने बंगले के गेट के सामने खड़ा रहता था। वो स्कूल के बच्चों को चॉकलेट्स देने के बहाने या फिर जवान लड़कियों को काम देने के बहाने बंगले के अंदर लाता था और जब वो बंगले के अंदर आ जाते थे तो वो उन्हें ओवरपावर करके मोनिंदर सिंह पंडेर को सौंप देता था। मोनिंदर सिंह उनके साथ रेप करता था और मन भर जाने के बाद उसे सुरेंद्र कोहली को सौंप देता था। फिर सुरेंद्र कोहली भी उनके साथ रेप करता था और गला दबाकर उन्हें मार डालता था। वो बच्चों और लड़कियों के लाशों को उठा करके फर्स्ट फ्लोर पे जाता था, जहाँ पे उसका बाथरूम मौजूद था। वो बाथरूम में जाता है और सबसे पहले तो वो उनके टुकड़े करता है। सभी टुकड़ों को बोरी के अंदर भरता है और नाली में जाकर के फेंक देता है। सुरेंद्र के द्वारा दिया गया ये बयान पुलिस के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। ये केस के बारे में सुनकर के लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो चाहते हैं कि दोनों मुख्य आरोपियों को फांसी की सज़ा ही दी जाए। इस केस की गहन जांच के दौरान इससे रिलेटेड सारे मिसिंग रिपोर्ट्स बाहर निकाले जाते हैं। उन सारे रिपोर्ट्स में 2 बातें कॉमन थी कि जो भी बच्चे गायब हुए हैं वो दोपहर के 1 बजे से 3 बजे तक के टाइम में ही गायब हुए हैं और उनके गायब होने का लोकेशन भी एक ही था, जो था निठारी का बंगला D5। अब बात ये थी कि इतने सारे रिपोर्ट्स में से 2 कॉमन बातें बाहर आई हैं
और ये दोनों कॉमन फैक्टर्स को पुलिस हर बार नज़रअंदाज कर रही थी। और बात ये भी है कि नोएडा पुलिस अगर 2004 से लगातार ईमानदारी से काम करती तो बहुत सारे बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस वालों के लिए सबूत इकट्ठा करना एक मुश्किल भरा काम था। नाले के अंदर से नरकंकाल तो बरामद हो चुके थे, मगर उन्हें ये प्रूफ भी करना था कि उनकी हत्या मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली ने ही की थी। जांच के दौरान पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक टीम को D5 बंगले के अंदर ले जाया जाता है। सबूतों को इकट्ठा करने के दौरान उनके हाथ कई सारे बच्चों के बैग्स, उनके कपड़े, उनके छोटे छोटे खिलौने बरामद होते हैं, जिसके साथ साथ लड़कियों के सैंडल और उनके पर्स भी बरामद होते हैं। जब पुलिस वाले पहली मंजिल के बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ की हालत चौंका देने वाली थी। वहाँ की दीवारों में खून के छींटे पड़े हुए थे जो समय के साथ साथ काले पड़ गए थे। वहाँ से सड़न की इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि पुलिस वालों के लिए वहाँ 1 मिनट भी रुकना असंभव था। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के एक ऐसे समुदाय से बिलोंग करता था जहाँ वो बचपन में ही मांस काटना सीख चुका था, जिसके कारण वो लाशों के भी टुकड़े करने में काफी माहिर था। उसे ये पता था कि लाश को कहां से कितना काटना है जिससे कम से कम खून बहे और लाश को आसानी से काट दिया जाए। बंगले से इतने सारे सबूत इकट्ठा होना सुरेंद्र कोहली को सजा देने के लिए काफी थे, मगर मोनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ कोई भी मजबूत सुराग हाथ नहीं आ रहा था। बताया जाता है कि जब मिसिंग रिपोर्ट्स बाहर निकाले गए थे और उससे डेट मैच किया गया था तो ज्यादातर डेट्स में मोनिंदर सिंह पंडेर अपने काम के सिलसिले में बाहर ही था, जिसकी वजह से उसके खिलाफ कोई भी पक्का केस नहीं बन पा रहा था। मगर ऐसा भी नहीं था कि वो हर केस में निर्दोष था, वो भी एक दोषी था और सेशंस कोर्ट के द्वारा बस सुरेंद्र कोहली ही नहीं बल्कि मोनिंदर सिंह पंडेर को भी फांसी की सजा दी गई थी। इस हत्याकांड के अंतर्गत D5 बंगले के पीछे बने नाले से 19 नरकंकाल बरामद किए गए थे, जिसमें से 16 के चार्जशीट दाखिल किए गए थे। सुरेंद्र कोहली का नाम इन 16 में से 16 केसेस में था, मगर सबूतों के अभाव के कारण उसे 13 केसेस में ही सजा मिली थी। बात करें मोनिंदर सिंह पंडेर की तो उसे 6 केसेस में दोषी करार दिया गया था, मगर बस 3 केसेस में ही उसे सजा दी गई थी और इन दोनों आरोपियों को फांसी की ही सजा तय की गई थी। साल 2014 में सुरेंद्र के खिलाफ फांसी का वारंट भी जारी कर दिया गया था, मगर एक्टिविस्ट के दबाव के कारण उसकी फांसी की सजा टलती जा रही थी। एक्टिविस्ट का कहना था कि सुरेंद्र कोहली के पास अभी बहुत सारी दया याचिकाएं बची हुई हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो अभी भी अपनी सजा को कम कर सकता है। इसीलिए उनका कहना था कि जब तक सुरेंद्र कोहली अपनी सारी दया याचिकाएं इस्तेमाल नहीं कर लेता है तब तक उसे फांसी की सजा न दी जाए। जिसके बाद तारीख पे तारीख टलती गई और 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक दिमाग हिला देने वाली जजमेंट पास की गई, जिसके अंतर्गत मोनिंदर सिंह पंडेर को तीनों के तीनों फांसी की सजा में बरी कर दिया गया और सुरेंद्र कोहली को भी 16 में से 15 केसेस में बरी कर दिया गया। मगर सुरेंद्र कोहली के ऊपर अभी भी एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें उसे उम्र कैद की सजा दी गई थी। कोर्ट के द्वारा तो जजमेंट्स आते ही रहेंगे, मगर शायद एक सवाल हम सबके अंदर हमेशा के लिए रह जाएगी कि अगर मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली निर्दोष हैं तो उन 19 बच्चों की जान आखिरकार ली किसने थी। मेरे कहानी में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जैसे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने का हौसला दें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।